नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात हुई थी त्रिवेंद्रम, केरला में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या थी ये वारदात। सोने की तस्करी कोई नई बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्राय रोज ही सोना पकड़ा जाता है, लेकिन यूएई से केरल के त्रिवेंद्रपुरम हवाई अड्डे पर जो 32 किलो सोना पकड़ा गया, उसका मामला इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि सोने की इस तस्करी के तार मंत्रालय और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से जुड़े पाए गए। जुलाई 2020 के पहले सप्ताह की बात है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो से संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के नाम से कुछ बैगों में राजनयिक सामान आया था। यूएई का वाणिज्य दूतावास त्रिवेंद्रपुरम शहर के मानक में स्थित है। सामान क्या, शौचालयों में उपयोग होने वाले उपकरण थे जो खाड़ी देशों से आई फ्लाइट से आए थे। विमान से आए बैग उतारकर कार्गो यार्ड में रख दिए गए। इन बैगों को लेने के लिए 2 दिनों तक कोई भी संबंधित व्यक्ति हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा, तो कस्टम अधिकारियों ने भारतीय विदेश मंत्रालय से इजाजत लेकर 5 जुलाई को बैगों की जांच की। जांच के दौरान एक बैग में छिपाकर रखा गया 30 किलो से ज्यादा सोना मिला। सोने को इस तरह पिघला कर रखा गया था कि वो शौचालय के सामानों में पूरी तरह फिट हो गया। भारतीय बाजार में इस सोने की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए आंकी गई। यूएई के वाणिज्य दूतावास ने बैग में मिला सोना अपना होने से इनकार कर दिया। इस पर सोने को सीज कर सीमा शुल्क विभाग ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ा होने का संदेह हुआ। अधिकारियों को शक हुआ कि इस संदिग्ध मामले में राजनयिक को मिलने वाली छूट का दुरुपयोग किया गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा सम्मेलन में लिए गए फैसलों के तहत भारत सरकार की ओर से दूसरे देशों के राजनयिकों को कई तरह की छूट दी गई थी। इसमें उनकी और उनके सामान की जांच पड़ताल की छूट भी शामिल है। जांच शुरू करने के दूसरे दिन 6 जुलाई को कस्टम अधिकारियों ने संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व अधिकारी सहित पीआर से पूछताछ की। पूछताछ के बाद अधिकारियों को रहस्य की परतों में उलझा और दूसरे देशों से जुड़ा ये मामला काफी बड़ा होने का अंदाजा हो गया। इस मामले में एक महिला अधिकारी पर भी शक जताया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दूतावास के पूर्व अधिकारी सरिता पीआर को गिरफ्तार कर शक के दायरे में आई महिला अधिकारी की तलाश शुरू कर दी। कस्टम अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ, इस मामले में केरल सरकार की एक महिला अधिकारी स्वप्ना सुरेश भी शामिल पाई गई। सोने की तस्करी का ये मामला केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की जानकारी तक भी पहुंच गया। मुख्यमंत्री को अपने स्तर पर पता चला कि इस मामले में संदेह के दायरे में आई महिला अधिकारी स्वप्ना के संबंध राज्य के कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से है। मुख्यमंत्री खुद भी उस महिला से परिचित थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस बात से इनकार किया कि सीएम उस महिला को जानते थे। इस बीच ये मामला राजनीतिक स्तर पर उछल गया। विपक्षी दलों ने प्रदर्शन करते हुए केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार को घेरने की कोशिश शुरू कर दी। विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने 7 जुलाई को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कार्यालय में सोना तस्करी गिरोह के कथित प्रभाव की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक महिला इस रैकेट की कथित सरगना है। ये महिला केरल सरकार के आईटी विभाग के तहत केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर 6 जुलाई 2020 तक कार्यरत थी। संदेह है कि इस तस्करी की मास्टरमाइंड वही है। इस महिला के केरल के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये महिला कई बार मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण आयोजनों में भी नजर आई थी। महिला का नाम स्वप्ना सुरेश है। सोना तस्करी रैकेट में स्वप्ना सुरेश का नाम आने पर केरल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और आईटी सचिव ने स्वप्ना सुरेश का नाम हटाने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाया था। बड़े लोगों से संपर्कों के लिए जानी जाने वाली स्वप्ना सुरेश को आईटी सचिव एम शिवशंकर संरक्षण दे रहे हैं। वे स्वप्ना के आवास पर अक्सर आते जाते हैं। सुरेंद्र ने स्वप्ना की नियुक्ति की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की। राजनीतिक स्तर पर इस मामले के तूल पकड़ने पर केरल सरकार ने 7 जुलाई को सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एम शिवशंकर को मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटा दिया। पद से हटाए जाने के बाद शिवशंकर 1 साल की छुट्टी पर चले गए। दूसरी ओर सरकार ने स्वप्ना सुरेश को केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से बर्खास्त कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्वप्ना से किसी तरह के संबंध होने से इनकार किया। सोना तस्करी का ये मामला देश भर में चर्चित हो जाने
और इस घटना का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जुलाई को इसकी जांच एनआई को सौंप दी। वहीं भूमिगत हुई स्वप्ना सुरेश ने इस मामले में पहली बार ऑडियो संदेश जारी करके चुप्पी तोड़ी। उसने कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैंने यूएई के राजनयिक राशिद खमीस के निर्देशों के अनुसार काम किया है। कार्गो परिसर में सामान को जब क्लियर नहीं किया गया तो राशिद ने मुझे सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने को कहा था। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये खेप कहां से आई थी और उसमें क्या था। सोना जब्त किए जाने का पता लगने पर राशिद के कहने पर वे बैग वापस भेजने की कोशिश भी की गई थी। दूसरी ओर गिरफ्तारी की आशंका से स्वप्ना सुरेश ने 9 जुलाई को केरल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। अगले दिन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ये याचिका 14 जुलाई तक के लिए टाल दी। एनआई ने 10 जुलाई को सोने की तस्करी के मामले को आतंकवाद से जोड़ते हुए 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत सरिता पीआर, स्वप्ना सुरेश, संदीप नेर के अलावा एर्नाकुलम के फैसल फरीद को आरोपी बनाया गया। इसके दूसरे ही दिन 11 जुलाई को एनआई ने स्वप्ना सुरेश को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा संदीप नेर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अगले दिन 12 जुलाई को एनआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष अदालत ने एनआई की अर्जी पर दोनों आरोपियों को 13 जुलाई को 8 दिन के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की हिरासत में दे दिया। स्वप्ना सुरेश का जन्म यूएई के आबूधाबी में हुआ था। आबूधाबी में ही उसने पढ़ाई की। इसके बाद उसे एयरपोर्ट पर नौकरी मिल गई। स्वप्ना ने शादी भी की, लेकिन जल्दी ही उसका तलाक हो गया था। इसके बाद वो बेटी के साथ रहने के लिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आ गई। भारत आने के बाद स्वप्ना सुरेश ने तिरुवनंतपुरम में 2011 से 2 साल तक एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया। 2013 में उसे एयर इंडिया में SATS में HR मैनेजर पद पर नौकरी मिल गई। साल 2016 में जब केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जालसाजी के एक मामले में उसकी जांच शुरू की तो वो आबूधाबी चली गई। फर्राटेदार अंग्रेजी और अरबी भाषा बोलने वाली स्वप्ना सुरेश ने आबूधाबी में यूएई महावाणिज्य दूतावास में नौकरी हासिल कर ली। पिछले साल यानी 2019 में उसने ये नौकरी छोड़ दी। कहा यह भी जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। बताया जाता है कि एयर इंडिया, SATS और आबूधाबी में यूएई महावाणिज्य दूतावास में काम करते हुए स्वप्ना सुरेश हवाई अड्डों और सीमा शुल्क विभाग के कई अधिकारियों के संपर्क में आ गई थी। उसे राजनयिक खेपों की आपूर्ति और हैंडलिंग के सारे तौर तरीके पता चल गए थे। यूएई के महावाणिज्य दूतावास में की गई नौकरी स्वप्ना सुरेश को जिंदगी के एक नए मोड़ पर ले गई। वहां उसने बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बना ली थी। आबूधाबी में नौकरी से हटने के बाद वो अपने संपर्कों की गठरी बांधकर वापस केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आ गई। यूएई के अपने संपर्कों के बल पर इस बार वो तिरुवनंतपुरम में हाई प्रोफाइल तरीके से सामने आई। उसने राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट से अच्छे संबंध बना लिए। केरल के मुख्यमंत्री के सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी M शिवशंकर से उसके गहरे ताल्लुकात बन गए। कहा जाता है कि शिवशंकर उसके घर भी आते जाते थे। आरोप ये भी है कि शिवशंकर की सिफारिश पर ही स्वप्ना को केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुबंध पर ऑपरेशन मैनेजर की नौकरी मिली थी। स्वप्ना सुरेश केरल के बड़े होटलों में होने वाली पार्टियों में अक्सर शामिल होती थी। अरबी समेत कई भाषाएं जानने वाली स्वप्ना केरल आने वाले अरब नेताओं की अगुवाई करने वाली टीम में शामिल रहती थी। सोने की तस्करी का मामला सामने आने के बाद ऐसे कई वीडियो और फोटो वायरल हुए जिनमें स्वप्ना सुरेश केरल के मुख्यमंत्री, अरब नेताओं और वरिष्ठ अधिकारी शिवशंकर के साथ दिखाई दी। एनआई की हिरासत में भेजे जाने के बाद स्वप्ना सुरेश के बुरे दिन शुरू हो गए। 13 जुलाई को उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में स्वप्ना के साथ 2 कंपनियों प्राइम वाटर हाउस कूपर्स और विजन टेक्नोलॉजी को भी आरोपी बनाया गया। आरोप है कि स्वप्ना ने केरल के IT विभाग में नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी अकादमिक डिग्री का इस्तेमाल किया था। स्वप्ना के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारी कंसल्टिंग एजेंसी प्राइम वाटर हाउस कूपर्स और विजन टेक्नोलॉजी पर थी। केरल के IT विभाग के अधीन केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की शिकायत पर दर्ज इस मामले में स्वप्ना पर आरोप है कि उसने महाराष्ट्र के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की BCom की फर्जी डिग्री से नौकरी हासिल की थी। मुख्यमंत्री के सचिव शिवशंकर की करीबी थी स्वप्ना। 14 जुलाई को यह बात कॉल डिटेल से सामने आई कि केरल के मुख्यमंत्री के सचिव पद से हटाए गए वरिष्ठ IAS अधिकारी शिवशंकर ने स्वप्ना सुरेश सहित सोने की तस्करी के 2 आरोपियों से फोन पर बातचीत की थी। उसी दिन कस्टम अधिकारियों की एक टीम ने IAS अधिकारी
शिव शंकर के घर जाकर उन्हें नोटिस दिया और उनसे पूछताछ की। बाद में शिव शंकर उसी दिन शाम को त्रिवेंद्रपुरम में सीमा शुल्क विभाग के कार्यालय पहुंचे। अधिकारियों ने उनसे शाम से रात 2 बजे तक 9 घंटे पूछताछ की। कोच्चि से कस्टम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिव शंकर से पूछताछ की। रात 2 बजे पूछताछ पूरी होने के बाद कस्टम अधिकारियों ने उन्हें घर ले जाकर छोड़ दिया। पूछताछ में शिव शंकर ने स्वीकार किया कि स्वप्ना सुरेश ने उनके पास काम किया था और सरित पियार उनका दोस्त है। कस्टम अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आईएएस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर सोना तस्करी के आरोपियों स्वप्ना सुरेश, संदीप नायर और सरित पियार को किसी तरह की मदद तो नहीं पहुंचाई थी। इस बीच कस्टम अधिकारियों ने एक होटल के 1 और 2 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज हासिल किए जहां शिव शंकर और आरोपी ठहरे थे। कहा जाता है कि शिव शंकर के एक कर्मचारी ने इस होटल में कमरा बुक कराया था। शिव शंकर पर गंभीर आरोप लगने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर केरल के मुख्य सचिव डॉक्टर विश्वास मेहता के नेतृत्व में अधिकारियों के एक पैनल ने जांच शुरू कर दी। सोना तस्करी से कथित रूप से तार जुड़े होने की बात सामने आने के बाद केरल सरकार ने 16 जुलाई को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिव शंकर को निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच चल ही रही थी कि 17 जुलाई को यूएई वाणिज्य दूतावास से जुड़ा केरल पुलिस का एक जवान जय घोष अपने घर से करीब 150 मीटर दूर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जय घोष के परिजनों ने इससे एक दिन पहले ही उसके लापता होने की शिकायत थुम्बा थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों ने कहा था कि अज्ञात लोगों की ओर से धमकी दिए जाने के कारण वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। जय घोष के मोबाइल पर जुलाई के पहले हफ्ते में स्वप्ना सुरेश ने भी फोन किया था। केरल सोना तस्करी मामले की जांच कर रही एनआई ने 18 जुलाई को आरोपी फैजल फरीद के खिलाफ इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। इससे पहले कोच्चि की विशेष एनआई अदालत ने फरीद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। एनआई ने विशेष अदालत को बताया था कि वे वारंट को इंटरपोल को सौंप देंगे क्योंकि फरीद के दुबई में होने का संदेह है। एनआई ने दावा किया कि फरीद ने ही संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास की फर्जी मुहर और फर्जी दस्तावेज बनाए थे। एनआई और कस्टम विभाग की प्रारंभिक जांच में जो तथ्य उभरकर सामने आए उनके मुताबिक यूएई के वाणिज्य दूतावास के नाम पर सोने की तस्करी करीब 1 साल से हो रही थी। इस तस्करी में एक पूरा गिरोह संलिप्त था। स्वप्ना सुरेश इस गिरोह की मास्टरमाइंड थी और गिरोह से दूतावास के कुछ मौजूदा और पूर्व कर्मचारी जुड़े थे। ये गिरोह डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पिछले 1 साल में खाड़ी देशों से तस्करी का करीब 300 किलो सोना भारत ला चुका था। तस्करी के सोने की पहली खेप का कंसाइनमेंट डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए पिछले साल जुलाई में त्रिवेंद्रपुरम हवाई अड्डे पर आया था। इस साल जुलाई के पहले हफ्ते में पकड़े गए सोने सहित 13 खेप लाई गई थी। सोने की तस्करी के मामले में नाम उछलने पर त्रिवेंद्रपुरम स्थित यूएई के वाणिज्य दूतावास में तैनात राजनयिक अताशे राशिद खमीस जुलाई के दूसरे हफ्ते में भारत छोड़कर स्वदेश चले गए। स्वप्ना सुरेश ने राशिद के इशारे पर ही काम करने की बात कही थी। हालांकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी और कस्टम विभाग सोना तस्करी मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में कुछ और प्रभावशाली लोगों की गिरफ्तारियां भी हो सकती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि सोने की तस्करी में राजनयिक चैनल का दुरुपयोग किया जा रहा था। एक खास तथ्य ये भी है कि भारत में सोने की सबसे ज्यादा तस्करी केरल में होती है। हालांकि अब जयपुर का एयरपोर्ट भी सोने की तस्करी का एक नया माध्यम बनकर उभर रहा है। जयपुर में जुलाई के ही पहले हफ्ते में 2 फ्लाइटों से लाया गया 32 किलो सोना पकड़ा गया था। इस मामले में 14 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था। सोने की तस्करी में केरल नंबर 1 पर है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के सबसे ज्यादा मामले पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।